आई नो आई एम वेरी लेट फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लॉक एंड की का सीजन 3 इसका फिनाले होने वाला है जो कि 10th of August को आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि फाइनली हम सीजन 2 को कवर कर ही लेते हैं और इस बार हम पूरे सीजन 2 की कहानी केवल एक ही वीडियो में जान जाएंगे। यानी कि इस वीडियो में हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें करने वाले हैं ताकि आपको कहानी भी समझ आ जाए और ज्यादा बकवास भी ना सुनना पड़े। सिंप्लीफाई करके बोला जाए तो मैं आपको बहुत सारे सब प्लॉट्स नहीं बताऊंगा। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि इसे समझने के लिए आपको सीजन 1 की कहानी जाननी पड़ेगी और मैंने उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उन एक्सप्लेनेशंस का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीजन 2 की कहानी 1775 से शुरू होती है, जहां मैथेसन नाम की जगह पर एक ब्रिटिश आर्मी ट्रूप एक केव के अंदर एंटर करता है। इस ट्रूप के कैप्टन को सामने की एक वॉल पर कुछ अजीब सा नजर आता है और जैसे ही वो उसे छूता है वो दीवार ढह जाती है और उसके पीछे एक पोर्टल रिवील होता है। इस पोर्टल से एक बुलेट बाहर आती है जिसे वो कैप्टन उठा लेता है और तभी अचानक यहाँ अमेरिकन सोल्जर्स आ जाते हैं और इन दोनों आर्मी में गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। नाउ पोर्टल में से एक और बुलेट बाहर आती है जो कि ब्रिटिश ट्रूप के एक सोल्जर को लग जाती है और इस बुलेट के लगते ही वो सोल्जर पजेस्ड हो जाता है, जिसके बाद वो अमेरिकन सोल्जर्स पे भारी पड़ने लगता है। किसी तरह वो लोग उसे शूट करके उसी पोर्टल में गिरा देते हैं, जिसके बाद ब्रिटिश ट्रूप का कैप्टन इस बुलेट की पावर को देखकर एक बुलेट खुद को लगने देता है, जिसके बाद वो खुद भी एक डीमन में बदल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम गेब और ईडन को देखते हैं जो कि ओमेगा डोर के पास जाकर वहां से एक बुलेट उठाते हैं। अब अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि गेब और कोई नहीं बल्कि डॉज है और ईडन भी एक डीमन ही है। खैर, तभी वहां दो गार्ड्स आ जाते हैं और ऐसे में ईडन यहाँ क्राउन ऑफ शैडोज पहनकर शैडोज को समन करती है जो कि बाहर आकर गार्ड्स को मार देते हैं। अब यहाँ से सीन किंजी पे शिफ्ट होता है जो कि अपना हेड की यूज करके अपने हेड के अंदर कुछ टाइम स्पेंड कर रही थी। तब यहाँ टाइलर भी आ जाता है जो कि किंजी से हेड की मांगता है क्योंकि उसे ये की यूज करनी थी। दरअसल टाइलर हेड की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड जैकी के हेड में कुछ टेक्स्ट बुक को डालना चाहता था ताकि जैकी को एग्जाम्स के लिए पढ़ना ना पड़े और वो उसके साथ बढ़िया टाइम स्पेंड कर सके। वहीं हम गेब और किंजी को भी साथ देखते हैं क्योंकि ये दोनों अब रिलेशनशिप में थे। कमिंग टू बॉडी, उसे की हाउस में हरक्यूलिस की मिलती है। जी हाँ, और इसके इस्तेमाल से कोई भी काफी ताकतवर हो सकता था। आई मीन बॉडी एक हाथ से सोफा उठा पाता है। अब इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि गेब और ईडन किसी तरह की बनाना चाहते हैं जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे और इसीलिए वो लोग केव में उस बुलेट को उठाए थे जो कि और कुछ नहीं बल्कि विस्परिंग आयरन था। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं की मदद से की बन सकती थी और इसको अंजाम देने के लिए गेब और ईडन जंगल में एक इंसान को मारकर उसके घर पे कब्जा कर लेते हैं। बेसिकली वो इसी घर में अपना सारा कुछ प्लान करना चाहते थे, साथ ही यहीं पे वो की को बनाना चाहते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि आइडेंटिटी की मदद से एक इंसान सिर्फ उसी का रूप ले सकता है जो कि मर चुका हो या फिर वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, यानी कि आप किसी जीवित इंसान का रूप नहीं ले सकते। यहाँ इन की से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसका मैजिक एडल्ट्स को याद नहीं रहता था। आई मीन अगर कोई इंसान 18 का हो जाता था तो ये कीज ना तो उन्हें विस्पर करेंगी ना ही इनका मैजिक उन्हें याद रहेगा। शायद यही वजह थी कि जैकी धीरे धीरे चीजें भूलने लगी थी क्योंकि उसका 18th बर्थडे आने वाला था। ये सब देखकर टाइलर काफी परेशान होने लगता है क्योंकि जल्द ही वो भी 18 साल का होने वाला था। यानी कि 18 साल का होने से पहले उसे वो तरीका ढूंढना होगा जिसकी मदद से वो कीज के नॉलेज को रिटेन कर सके, जैसा सालों पहले उसके डैड और उनके फ्रेंड्स ने समहाउ करा था। एनीवेज, यहाँ मुझे उम्मीद है कि आपको सविनी स्क्वाड याद होगा। जी हाँ, ये वही स्क्वाड था जो कि शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाने में पड़ा रहता था और यहाँ पे उन्होंने एक फिल्म बना भी लिया था जिसकी स्क्रीनिंग भी वो लोग करते हैं। इन्हीं स्क्रीनिंग्स एंड पार्टीज के दौरान हम एक बात नोटिस करते हैं कि किंजी स्कॉट की तरफ अट्रैक्टेड थी, लेकिन स्कॉट बताता है कि वो यूके के एक फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया है, तो अगर वो सिलेक्ट हुआ तो वो यहाँ से चला जाएगा। अब ऑब्वियसली किंजी को ये थोड़ा बुरा लगता है। इनफैक्ट वो हेड की का इस्तेमाल करके भी स्कॉट को अपने ख्यालों से बाहर नहीं निकाल पा रही थी, यानी कि उसका माइंड क्लटर्ड था।
अब जब हम यहाँ माइंड को डी क्लटर करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे डी क्लटर योर माइंड नाम की ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, जहां ऑथर बताते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को संतुलित रख सकते हैं और उसका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 4500 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल सकती है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। आप सभी को पता ही होगा कि आप कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि हॉन्ट 50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा। यानी 399 का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है ना, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में। बस ध्यान यहाँ एक बात का रखना है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो देर क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है। कुकू एफएम को डाउनलोड नाउ। हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, हम गेब और ईडन को देखते हैं जो कि उस विस्परिंग आयरन बुलेट की मदद से एक न्यू की को बना लेते हैं, लेकिन वो की किसी काम की नहीं होती। इससे हम समझ पाते हैं कि मैजिकल कीज को बनाना इतना आसान नहीं है और इसे कोई भी नहीं बना सकता। I mean, कुछ स्पेसिफिक लोग ही बना सकते हैं। ऐसे में गेब किंजी से मिलने जाता है ताकि उसे वहां से इन कीज को बनाने के बारे में पता चल सके। अब जब किंजी गेब से मिलती है तो वो उस पर माइंड की यूज करना चाहती है, क्योंकि गेब तो किंजी के बारे में सब जानता है, लेकिन किंजी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब ऑब्वियसली गेब ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वही डॉज था, इसलिए वो एकदम इरिटेट होने लगता है। साथ ही वो किसी तरह किंजी से इन कीज को बनाने के बारे में पूछता है। यहाँ उसे पता लगता है कि किंजी को खुद इस बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, की हाउस के बाहर चैम्बरलिन के घोस्ट आज भी है और उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। दूसरी तरफ नीना को अपनी हिस्ट्री के नॉलेज की वजह से मैथेसन एकेडमी के थिएटर हॉल का रिनोवेशन का काम मिल गया था, जहां उसकी मुलाकात स्कूल के नए हिस्ट्री टीचर जॉस बेनेट से होती है। जॉस क्लास में अपने फर्स्ट डे पे ही सभी स्टूडेंट्स का सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, जहां जैकी को टेस्ट का ABC भी नहीं आ रहा था। टेलर ये देखकर बहुत पजल्ड हो जाता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो उसने खुद जैकी के माइंड में हिस्ट्री की पूरी बुक ही डाल दी थी। तो फिर ऐसे में जैकी को सब कुछ याद रहना चाहिए था। फिर भी जैकी को कुछ याद नहीं आ रहा था और वो अपना टेक्स्ट पेपर ब्लैंक ही सबमिट करके बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम बोडी को देखते हैं जिसके स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन यहाँ उसकी एक जेमी नाम की लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जेमी को बोडी मैजिकल कीज के बारे में बता देता है और थोड़ी देर में पता चलता है कि जेमी दरअसल जॉस की ही बेटी थी। जॉस अपनी बेटी के साथ इस टाउन में हाल ही में आया था क्योंकि कुछ साल पहले उसने अपनी वाइफ को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहा था। नीना, जिसने अपने हस्बैंड को हाल में खोया था, वो जॉस की हालातों से काफी रिलेट कर पाती है और यहाँ इन दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। इनफैक्ट ये दोनों अपने बच्चे के लिए प्ले डेट भी प्लान करते हैं और हम समझ पाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ तो केमिस्ट्री बन रही है। इसी दौरान हम जॉस के घर में की हाउस का एक एग्जैक्ट स्मॉल रेप्लिका भी देखते हैं। दूसरी तरफ गेब की हाउस आता है जहां वो बोडी को फुसलाकर उससे घोस्ट की ले लेता है एंड देन वो चैम्बरलिन के घोस्ट से मिलता है। गेब चैम्बरलिन से कहता है कि वो किंजी का बॉयफ्रेंड है और वो किंजी को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक नई की बना कर देना चाहता है। चैम्बरलिन गेब को की मेकिंग का सारा प्रोसेस बता देते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों पर चुपके से कोई तो नजर रख रहा था। कमिंग टू किंजी, उसे याद आता है कि एली ने उन्हें एक बार बताया था कि कीपर्स ने एडल्ट हो जाने के बाद भी मैजिक को याद रखने का रास्ता ढूंढ लिया था। किंजी इस मेमोरी लॉस का सोल्यूशन निकालने के लिए हेड की का यूज करके एरिन के माइंड में घुस जाती है, जहां वो एरिन के यंगर वर्जन यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस से मिलती है, जो कि कई सालों से हेड में ही अटकी हुई थी। वो एरिन की यंगर वर्जन को सब कुछ समझाते हैं और इसके बाद वो उसे आजाद कर देते हैं। अपने यंग वर्जन यानी कि अपने कॉन्शियसनेस के आजाद होते ही एरिन, जो कि एकदम कोमा में थी और कुछ न बोलती थी सुनती थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली में एरिन के साथ 23 साल पहले क्या हुआ था। कहानी 23 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि यंग एरिन अपने रूम में बैठकर हेड की का इस्तेमाल कर रही थी कि तभी एक्सीडेंटली वहां उसकी सर्वेंट आ जाती है, जिससे एरिन की वो की गिर जाती है। बस तब से लेकर आज तक एरिन अपने हेड में ही कैप्चर हो गई थी। एनीवेज, कमिंग टू प्रेजेंट, एरिन इन लोगों के साथ की हाउस में आ जाती है और सबको बताती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी सभी कीज को ढूंढकर खत्म कर देना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन टाइलर और किंजी को पूरा यकीन था कि कीज उनके पास सुरक्षित रहेगी। खैर, कॉलेज में स्कॉट के जाने के चर्चे थे और उसकी इमेज खराब करने के लिए ईडन और गेब एक प्लान बनाते हैं, जहां ईडन म्यूजिक बॉक्स की मदद से स्कॉट की बॉडी को कंट्रोल करती है और सबके सामने स्कॉट से गेब को पिटवा देती है। स्कॉट का ये अग्रेसिव बिहेवियर देखकर
देखकर सब बहुत शॉक्ड रह जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ ईडन चुपके से म्यूजिक बॉक्स को वापस की हाउस में रखकर आ जाती है, बट एक्सीडेंटली उसके हाथ से एनीवेयर की वहीं गिर जाता है। अब ये की डंकन के हाथ लग जाती है, साथ ही बॉडी को घर में एक और न्यू की मिलती है विच वाज स्मॉल वर्ल्ड की। अब इस की से वो जॉस के घर में रखी की हाउस के मिनिएचर मॉडल को अनलॉक कर पाता है और अचानक से ही मॉडल के अंदर की हाउस में चल रही सारी चीजें लाइव दिखने लगती है। जी हाँ दोस्तों, बॉडी एक्सीडेंटली इस मिनिएचर मॉडल में रखे अपने बेड को तोड़ देता है, जिसके परिणाम अनुसार रियल में भी उसके घर में उसकी बेड टूट जाती है। अब जल्दीबाजी में बॉडी मिनिएचर से स्मॉल वर्ल्ड की निकालना भूल जाता है और ऐसे में जब इस मिनिएचर के अंदर छोटा सा स्पाइडर जाता है तो की हाउस में रियल में एक बड़ा स्पाइडर आ जाता है। नाउ ये स्पाइडर बॉडी पे, टाइलर पे, डंकन सब पे अटैक कर देता है और बॉडी जेमी को कॉल करके मिनिएचर में फंसे स्पाइडर को मारने कहता है और जैसे ही जेमी ऐसा करती है ये स्पाइडर रियल में भी मारा जाता है। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में हम एरिन को देखते हैं जो कि सभी को बताती है कि उन्होंने एक मेमोरी की का यूज किया था जिसकी वजह से वो अडल्ट होने के बाद भी मैजिक याद रख पाए और वो मेमोरी की असल में डंकन ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, बाद में की कीपर्स ने डंकन की मेमोरीज ही हटा दी थी, लेकिन ट्रुथ इज कि डंकन एक बढ़िया की मेकर था। ऐसे में ये लोग डंकन के मेमोरीज वाले जार को उसके हेड में डाल देते हैं जिससे उसकी मेमोरी रिस्टोर होने लग जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी बहुत ही मेमोरीज थी, तो डंकन को सब कुछ तो याद नहीं आता, थोड़ा बहुत पार्ट्स याद आता है जिससे उसका दिमाग और भी मेसअप हो जाता है और वो काफी परेशान होने लग जाता है। दूसरी तरफ गेब चैम्बरलिन के बताए प्रोसेस से एक फिर की बनाता है, लेकिन इस बार तो वो और भी बुरी तरह से नाकाम होता है। आई मीन घर में ब्लास्ट ही हो जाता है। ऐसे में वो समझ जाता है कि चैम्बरलिन ने उसे गलत बताया है और गुस्से में वो वापस चैम्बरलिन से मिलने जाता है। यहाँ चैम्बरलिन उसे बताते हैं कि वो जानते हैं कि गेब एक अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि गेब की स्पिरिट पर एक पैरासाइट लगा हुआ है, विच मीन्स कि गेब एक डीमन है। चैम्बरलिन कहते हैं कि न्यू मैजिकल की सिर्फ एक लॉक फैमिली मेंबर ही बना सकता है क्योंकि की मेकिंग प्रोसेस में एक लॉक के ब्लड ड्रॉप की जरूरत होती है, बाकी किसी का भी खून काम नहीं करेगा। इन बातों के दौरान हम नोटिस करते हैं कि चैम्बरलिन जानबूझकर गेब को बातों में बिजी रख रहे थे ताकि सैम की स्पिरिट गेब की बॉडी में एंटर कर जाए, बट समय रहते गेब वापस अपनी बॉडी में चला जाता है और सैम को बाहर फेंक देता है। अब यहाँ मुझे ये नहीं समझ में आया कि सैम की स्पिरिट इनकी बातें सुन क्यों रहा था। जब गेब चैम्बरलिन से बात कर रहा था तो वो जाके उसके बॉडी में एंटर कर सकता था, लेकिन नहीं भाई, हमें वेट करना है ताकि कुछ इंटरेस्टिंग हो सके। और यहाँ होता ही वही है, दोनों स्पिरिट एक साथ चली जाती है गेब की बॉडी में एंड देन गेब किसी तरह ओवर पावर करके सैम को वापस बाहर फेंक देता है। एनीवेज, दूसरी तरफ हम जॉश को अपने घर पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं जहां वो उन्हें अपनी एंटीक कलेक्शंस दिखा रहा था। जॉश इन स्टूडेंट्स को बताता है कि उसके एंसेस्टर्स ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ा करते थे और कई सालों से ही एक विस्परिंग आयरन बुलेट उनके परिवार का हिस्सा रहा है। अब जैसे ही गेब को पता लगता है कि जॉश के पास एक विस्परिंग आयरन है, वो उसे चुरा कर ईडन को दिखाता है। अब यहाँ गेब को ईडन के साथ किंजी देख लेती है और उसे गेब पे शक होने लगता है। इसके बाद गेब की हाउस आ जाता है जहां उसे पता चलता है कि टाइलर और किंजी डंकन की मेमोरीज वापस लाने के लिए डंकन की बनाई हुई मेमोरी की को खोजने जा रहे हैं। ये सुनते ही गेब समझ जाता है कि डंकन कीज बना सकता है, इसीलिए वो डंकन के पीछे पड़ जाता है। नाउ टाइलर हरक्यूलिस की मदद से कॉलेज कैंपस के बेंच को उखाड़ देता है जिसके नीचे उसे मेमोरी की मिल जाती है। कमिंग टू किंजी, वो गेब और ईडन का सच पता लगाने के लिए एक पार्टी में जाती है जहां ईडन पीकर पड़ी हुई थी। ऐसे में किंजी और स्कॉट हेड की का इस्तेमाल करके ईडन के दिमाग में घुस जाते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ईडन एक डीमन है और गेब ही डॉज है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ टाइलर मेमोरी की का इस्तेमाल करके डंकन की सारी ही मेमोरीज रिस्टोर कर देती है जिससे वो एकदम स्टेबल हो जाता है। और तभी यहाँ किंजी आकर सबको बताती है कि गेब ही डॉज है, यानी कि उस रात उन्होंने एली को ब्लैक डोर के बाहर फेंक दिया था। एनीवेज, मेमोरीज वापस आने के बाद डंकन को कीज की विस्परिंग सुनाई देने लग जाती है जिन्हें फॉलो करके डंकन और बॉडी को रेंडाल के कैसेट कलेक्शन में छुपी हुई चेन की मिलती है। डंकन इस की को लेकर एरिन के पास जाता है, लेकिन एरिन को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये चेन की कैसे काम करती है। अब यहाँ किंजी प्लान्स कि वो गेब के साथ अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू रखेगी ताकि गेब को शक न हो कि इन्हें गेब की असलियत पता चल गई है। साथ ही टाइलर मेमोरी की लेकर जैकी के पास जाता है टू रिस्टोर हर मेमोरी, लेकिन जैकी इस की का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। तो इस सब के बाद अचानक ही एरिन घर से गायब थी और यहाँ डंकन को एरिन का एक लेटर मिलता है जिसमें वो लिखी थी कि वो अकेले ही डॉज को खत्म करने निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, एरिन को वो चेन की यूज करना आता था जिसकी मदद से वो डॉज से लड़ने गई थी। तो एरिन चेन की और एक स्पेशल लॉक की मदद से गेब यानी डॉज को बांध देती है और उसे वेल हाउस की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन तभी ईडन वहां आ जाती है और गेब को छुड़ा लेती है। फ्री होते गेब एरिन को मार देता है और प्लांट की मदद से उसके शरीर को वहीं दफना देता है।
गेब और ईडन के जाने के बाद लॉक्स यहाँ एरिन की बॉडी को जमीन में धंसते हुए देख लेते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसके बाद लॉक्स गेब और ईडन को मूवी शूट करने के बहाने की हाउस बुलाते हैं, जहां वो एकदम प्लान्ड वे में इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। जेमी भी इस प्लान में शामिल थी, जहां वो बॉडी के कहने पर उस मिनिएचर हाउस को स्मॉल वर्ल्ड की मदद से ओपन करती है और एक ग्लास जार से ईडन को कैद कर लेती है। अब तक गेब भी समझ गया था कि वो फंस चुका है, लेकिन तभी जेमी के घर पे जॉस आ जाते हैं, जिस वजह से जेमी को मिनिएचर हाउस से की निकालनी पड़ती है और ऐसे में ईडन आजाद हो जाती है। ईडन के आजाद होते गेब लॉक्स पे भारी पड़ने लगता है और वो डंकन और बॉडी को किडनैप करके जंगल के केबिन में ले जाता है। जाने से पहले गेब ईडन को धोखा देते हुए उसी की हाउस में छोड़कर निकल लेता है यूजिंग एनीवेयर की। ईडन स्कॉट को पकड़ लेती है और उसके सहारे यहाँ से भागती है। नाउ केबिन में गेब डंकन को धमकाता है कि वो बॉडी को मार डालेगा और इसके एवज में वो डंकन से एक डीमन की बनवा लेता है। जी हाँ दोस्तों, इस डीमन की मदद से गेब किसी भी इंसान को डीमन में तब्दील करके अपना स्लेव बना सकता था। यानी देखा जाए तो गेब डीमंस की पूरी आर्मी ही तैयार कर सकता था, जिसका लीडर वो होगा। अब प्रॉमिस के मुताबिक की बनने के बाद वो बॉडी और डंकन को छोड़ तो देता है, लेकिन वो डीमन की का इस्तेमाल करके एक इंसान को डीमन बना के इन दोनों के पीछे छोड़ देता है ताकि वो इन दोनों को मार सके। खैर, समय रहते बाकी लोग डंकन और बॉडी को ढूंढ लेते हैं और यहां से कहानी वापस 1775 के फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल 1775 के दौरान की हाउस अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक अहम हिस्सा था, जहां लॉक्स छुपकर अमेरिकन सोल्जर्स के लिए वेपन्स बनाया करते थे। उसी दौरान ब्रिटिश कैप्टन फ्रेडरिक गिडियन ने की हाउस में रेड कर दिया, जिसके बाद सारे वेपन्स को अपने कब्जे में लेने के बाद वो लॉक फैमिली को ही खत्म करने वाला था कि तभी बेंजामिन लॉक अपने साथ कुछ रिबेलियन सोल्जर्स को लेकर आ जाता है और गिडियन पे अटैक कर देता है। इस अटैक में गिडियन ने बेंजामिन लॉक के फादर पीटर लॉक को जान से मार दिया और इसके बाद वो अपने ट्रूप के साथ केव में जाकर छिप गया। अब ये वही सीन है जो कि हमने शुरुआत में देखा था, जहां गिडियन खुद भी एक डीमन बन गया था, लेकिन टाइम रहते अमेरिकन आर्मी ने गिडियन को पकड़ लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। मरने से पहले गिडियन उस ब्लैक आयरन से रिलेटेड नोट्स और वो बुलेट पीछे छोड़ गया। ये वही नोट और बुलेट है जिसे हमने जॉस के पास देखा था, विच मींस कि गिडियन जॉस का एंसेस्टर था। गिडियन के मरने के बाद बेंजामिन लॉक ने की हाउस के अंदर उस विस्परिंग आयरन का यूज करके एंशिएंट एल्केमी के मेथड से मैजिकल कीज बनाया और उन्होंने ही ओमेगा की बनाकर ब्लैक डोर से उस पोर्टल को बंद कर दिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गेब डीमन की हेल्प से कुछ लोगों को डीमन बनाकर अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और इस आर्मी में डिटेक्टिव डैनियल भी शामिल थे एंड टू आवर शॉक जैकी को भी गेब ने एक डीमन बना लिया था। जैकी के डीमन बनने के बाद टाइलर कसम खा लेता है कि वो डीमन की से लड़ने के लिए एक ऑपोजिट की बनाएगा, जो कि उन सभी लोगों को वापस नॉर्मल ह्यूमन बना देगा जिन्हें गेब ने डीमन में कन्वर्ट किया है। यहाँ एक ही प्रॉब्लम थी कि नई की बनाने के लिए उन्हें एक और विस्परिंग आयरन ढूंढना था। तभी टाइलर को याद आता है कि रेंडाल हमेशा अपनी कैप में एक फिशिंग टूल लगाए रखते थे एंड हो न हो रेंडाल के फिशिंग टूल के अंदर विस्परिंग आयरन छुपा होगा। टाइलर बिल्कुल सही था, क्योंकि ऐसा ही होता है। सरप्राइजिंगली इस विस्परिंग आयरन के विस्पर्स बस टाइलर को ही सुनाई दे रहे थे, जिस पे डंकन बताता है कि ये इस बात का साइन है कि इस नई की को टाइलर को खुद से अपने हाथों से बनाना होगा। तो ऐसे में डंकन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके टाइलर एक अल्फा की बनाने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अल्फा की मदद से जो भी लोग डीमन की से इफेक्ट हुए थे उसको रिवर्स किया जा सकता था। इन सब के दौरान ही सैम का घोस्ट किन्जी को एक इशारा देकर एंजल की लोकेशन भी बता देता है। नाउ टाइलर जैकी का पीछा करते हुए गेब के ठिकाने पे पहुंच जाता है और यहाँ वो जैकी पे अल्फा की यूज करता है। इस पॉइंट पे टाइलर को पता चलता है कि अल्फा की अपना काम तो करता है, यानी कि वो डीमन के इफेक्ट को तो हटा देता है, लेकिन वो उस इंसान को भी मार देता है जिस पे ये की यूज होता है। तो ऐसे में जैकी टाइलर की बाहों में ही दम तोड़ देती है। अब जैकी की मौत के बाद लॉक स्कॉट के साथ मिलकर गेब के यहाँ से डीमन की को चुराने का प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक किन्जी एंजल की का यूज करके गेब और बाकी डीमंस को डिस्ट्रैक्ट करती है और समय रहते टाइलर एंड डंकन डीमन की को चुराने चले जाते हैं। उनके इस प्लान को पता चलते हैं गेब डॉज के रूप में आ जाता है और अपने स्लेव डीमंस की मदद से वो उन पे हमला करवा देता है। इस लड़ाई के दौरान डिटेक्टिव डैनियल मारे जाते हैं और यहाँ डंकन को पता चलता है कि वो उन डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि उस डीमन की को बनाने में डंकन का खून इस्तेमाल हुआ था। तो देखा जाए तो डंकन ही उनका ओनर था और वो सबको कंट्रोल कर सकता था। तो ऐसे में डंकन डीमंस को कंट्रोल करने लगता है और डॉज बौखला कर प्लांट की मदद से पूरा डिस्ट्रक्शन शुरू कर देती है।
मौका पाकर टाइलर अल्फा की से डॉज को जान से मार देता है। नाउ सरप्राइजिंगली लड़ाई खत्म होने के बाद अचानक लूकस लॉक्स के सामने आता है। जी हाँ, अल्फा की ने डॉज के डीमन को मारने के बाद लूकस की एको को फ्री कर दिया था। लूकस डॉज के द्वारा चुराई गई सभी कीज को किन्सी के हवाले कर देता है। अब दोस्तों, जब ये सारी लड़ाई चल रही थी तो यहाँ एक और सब प्लॉट चल रहा था। वो सब प्लॉट है ईडन का। जी हाँ, ईडन जॉस से कहती है कि उसे उसके एंसेस्टर्स के बारे में पता है और ये कहकर वो उसे केव में ले जाती है। यहाँ केव में जॉस जो है वो डोर को ओपन कर देता है और यहाँ इन दोनों की भिड़ंत गेब से हुई थी। जब गेब जिंदा था। तो इसके बाद एज यूजुअल ईडन यहाँ से भागकर निकल गई थी और जॉस को यहाँ उसकी बेटी और बॉडी ने मिलकर बचाया। अब क्योंकि वो पोर्टल का डोर खुल गया था तो वहां से एली बाहर निकलती है। आई नो पिक्चर में डॉज दिख रही है, लेकिन अगर आपको याद हो तो एली ने डॉज का ही रूप ले लिया था और तभी उसको अंदर फेंका गया था, तो इसलिए वो डॉज जैसे दिख रही है। बट ट्रस्ट मी, वो एली ही है। तो बस यही एक छोटी सी सब प्लॉट थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। नाउ कमिंग टू रियल टाइम स्टोरी, लॉक्स और फ्रेंड्स लड़ाई के बाद घर आते हैं और वहां वो एली से मिल पाते हैं, जो कि अभी डॉज जैसे दिख रही थी, लेकिन वो एनीवेयर की यूज करके अपने ओरिजिनल रूप में आती है। एली अपने सामने लूकस को देखकर काफी इमोशनल भी होती है। यहाँ से कहानी एक हफ्ते आगे बढ़ती है जहां पूरे शहर में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और यहाँ जॉस और नीना रिलेशनशिप में आ गए थे। टाइलर डिसाइड करता है कि वो अपना 18वां बर्थडे की हाउस से बाहर मनाएगा और जैकी की याद में टाइलर ने भी मेमोरी की का यूज करने से इनकार कर दिया। एंड इसके बाद वो अपनी कार लेकर एक लंबी राइड पे चला जाता है। यहाँ नीना का मूड ठीक करने के लिए बॉडी हेड की का इस्तेमाल करके उन्हें रेंडाल की मेमोरीज दिखाता है, लेकिन इस बार वो नीना को ये मेमोरीज भूलने नहीं देने वाला था, विच मीन्स कि वो मेमोरी की का यूज करने वाला था। यूके जाने से पहले सविनी स्कॉट को एक सरप्राइज पार्टी देते हैं और सीजन के एंड में हम ईडन को देखते हैं जो कि गेब के घर में एक सीक्रेट कैबिनेट को चेक कर रही थी। दरअसल गेब ने बैकअप के लिए अपने घर में एक एको की छिपाया था जिसे ईडन उठाकर वेल हाउस में चली जाती है और वहां वो कैप्टन फ्रेडरिक गिडियन की इको को इस दुनिया में वापस ले आती है। जी हाँ दोस्तों, गिडियन वही ब्रिटिश कैप्टन है जो कि जॉस का एंसेस्टर था और गिडियन की इको के साथ उसका डीमन भी वापस आ जाता है। ईडन ये देखकर खुश हो जाती है और गिडियन से कहती है कि अब वो ईडन का स्लेव है। ये सुनकर गिडियन ईडन को वेल में फेंक देता है एंड एनीवेयर की लेकर वेल हाउस से फ्री हो जाता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ईडन वहां मारी गई हो। इसी के साथ लॉक एंड की का सीजन 2 खत्म होता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी स्वीट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉक एंड की सीजन 2 और यहाँ मैं इसे इतने शॉर्ट में इसलिए कवर किया क्योंकि ये सीजन उतना बढ़िया नहीं था। साथ ही यहाँ स्टोरी थोड़ी कन्वीनियंट टाइप की लगी मुझे। आई मीन यहाँ प्लॉट होल्स तो थे ही, साथ ही लॉक्स को हमेशा सही समय पे सही की मिल जाती थी और कभी कभी वो लोग ऐसे ही फालतू बिना किसी की का यूज करते थे, जैसे एंजल की का मिलना, डंकन का डीमंस को कंट्रोल कर पाना इत्यादि। मोरओवर जो की जिनके पास थी उसका तो ये ढंग से इस्तेमाल कर नहीं रहे थे। तो यही वजह था कि मैं काफी टाइम से इस सीरीज को इग्नोर किया, लेकिन सिंस सीजन 3 आने वाली है तो मैं फाइनली से शॉर्ट में कवर कर दिया हूं। अब आई होप सीजन 3 बेटर होगा क्योंकि यहाँ शायद गिडियन विलन होंगे, साथ ही हो सकता है जॉस भी विलन साइड को ज्वाइन करे क्योंकि ऑफ कोर्स गिडियन उसके एंसेस्टर हैं। इसके अलावा हम कुछ और न्यू कीज देख पाएंगे, तो इस बार मैं सीजन 3 आते ही उसे जल्दी से कवर कर दूंगा, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कैसा भी हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। इतने देर तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।